सो हाय, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, हम लोग अपना एनसीईआरटी क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है विद द पैरा मैंने स्टार्ट करी हुई है, जो मैं वन डे वन पैरा आपको समझाती हूँ विद द एनसीईआरटी। एंड जो भी टॉपिक्स आपके बोर्ड्स के लिए या फिर आपके नीड्स के लिए इम्पॉर्टेंट है वो मैं पैरा के साथ समझा रही हूँ, और कोशिश करती हूँ कि आपको यहीं पे वो पैरा इतना क्लियर हो जाए और याद हो जाए कि आपको दोबारा उस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो मैंने आपसे ये सारी चीज़ें भी कह रखी हैं, और इसमें हम लोगों ने, जैसे कि आपने अगर आगे की वीडियो मेरे देख रखे हैं और नहीं देखे हैं तो आप जाके देखिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि वन पैरा वन डे अगर आप पढ़ोगे और लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ोगे, जो कि शायद आजकल बोर्ड्स के लिए, अदर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रखा है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि अभी तक हमने टाइफॉइड, मलेरिया एंड मेरे ख्याल से निमोनिया, हाँ, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर रखी हैं। एंड आज जो हमारा टॉपिक है वो एम्बियोसिस है। हम लोग का इस लेक्चर में, अगर जो मेरे साथ पहले से या मेरे लेक्चर्स को देख के आ रहे हैं, अगर वो देख के आएंगे तो उन्हें ये देख के लगेगा कि हम एक वे में पढ़ रहे हैं कि बेसिकली ये जो है वो कैसे हुई है, ये बैक्टीरियल डिसीज़ है, इन्फेक्शियस है, बाद में इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसका क्योर क्या है, हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। और बेसिकली मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं जाती हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, वन डे वन पैरा पढ़ रहे हैं। और अगर मैं लाइन टू लाइन एनसीईआरटी यहाँ पे पढ़ रही हूँ तो मुझे लगता है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी जाना वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज़ बहुत ही समथिंग, जैसे बोला जाता है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गया तो बहुत ही आपका नॉलेजेबल चीज़ जो होती है, एक नॉर्मल सी नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ को लेके ही आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछ लेते हैं, जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं होता, बेसिकली आपका एक बेस होता है। ठीक है, आपको उस चीज़ों पे वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बट आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी समझना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे ये लगता है कि मैं वन डे वन पैरा इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हर बच्चा एक लेक्चर बैठ के देख लेता है और नोट्स बना लेता है, बट लाइन टू लाइन एनसीईआरटी खुद से पढ़ना, रिवाइज़ करना थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। उसे लगता है कि लाइन टू लाइन एनसीईआरटी कोई समझा दे या पढ़ा दे, और एट द लास्ट मोमेंट जब एग्ज़ाम का आता है तो किसी को लाइन टू लाइन एनसीईआरटी या जो ऐसे टॉपिक्स हैं उनको कवर करना होता है थ्रू द एनसीईआरटी। और मुझे लगता है कि जो इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं उसमें क्या नीट है और क्या बोर्ड्स है, उसमें एग्जैक्ट लाइन उठ के आ जाती है। और आजकल तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी आपके बन रहे हैं, सिर्फ आपकी थ्योरी ही नहीं बनती, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन वहाँ पे ये लोग बना देते हैं। एसर्शन रीज़न है, लाइन उठा के एनसीईआरटी की सेम एट इज़ वहाँ पे लिख दी है, ये लाइन सही है कि नहीं सही है, ट्रू फॉल्स आ जाते हैं, एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। एमसीक्यूज़ कहाँ से बन जाते हैं? अगर आप एनसीईआरटी लाइन टू लाइन नहीं पढ़ के जा रहे हो, यू कैन नॉट एबल टू सॉल्व दैट एमसीक्यू, मुझे ये लगता है। क्योंकि अगर इतना ही सब कुछ ईजी होता, इतना ही सब कुछ ईजी लग रहा होता है कि नहीं हो जाना है और सिर्फ नोट्स पढ़ने से हो जाएगा नीट में और बोर्ड्स में, तो मे बी सबका हो रहा होता। लेकिन अगर लाइन टू लाइन एनसीईआरटी और आपको बायो, बेसिकली अगर बायो की बात करी जाए तो अगर आप लाइन टू लाइन एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो तो आप बेस आपका क्लियर ही नहीं होगा, कितना भी आप लेक्चर देख लो, कितना भी आप नोट्स बना लो। तो इस वजह से मैं इस टाइम पे वर्क कर रही हूँ कि आपको मैं वन डे वन पैरा प्रोवाइड करूँ, और कोशिश करती हूँ मेरे रोज़ के रोज़ वीडियो आपको मिलते रहते हैं। और अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे और वन डे वन पैरा और इस तरीके से उस पैरा को रिवाइज़ करेंगे कि शायद अगर आपको कोई नींद में भी है, अगर आपको उठा के कोई पूछ लेता है कि भाई मलेरिया क्या होता है, तो आप समझा ले जाओ। बेसिकली आपको इस तरीके का ही कॉन्फिडेंस आजकल चाहिए, जिस हिसाब से आजकल इतना कंपटीशन चल रहा है। अगर इस तरीके का कंपटीशन को आपको बीट करना है तो आपको इस तरीके का कॉन्फिडेंस चाहिए कि अगर आपसे कोई इस तरीके के टॉपिक्स को पूछ रहा है तो आप क्लियर वे में वहीं के वहीं फिंगर टिप्स पे आके वो चीज़ें आप बता पाएँ। सो आज जो हमारा डिसीज़ है वो हमारी है एम्बियोसिस। एंड ये जो है वो, अगर हम बात करते हैं अमोबिक डायनेस्ट्री की, तो अब हमें यहाँ पे ये बात करनी है, एक वे में हम चले हैं और उसी तरीके से चलते रहेंगे। नो चेंजेस इन माय वीडियो, बिकॉज आई वांट यू कि आपको सिंपल टू सिंपल वे में मैं एनसीईआरटी आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। जितना ही सिंपल वे में आपको एनसीईआरटी समझ में आएगी, उतना ही आगे चल के आप अच्छे से अच्छे लेक्चर्स को, अच्छे से अच्छे जो भी लेक्चर्स आप देखते हो, आपको अच्छे से अच्छे टीचर्स यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं,
अगर आप वहाँ पे जाके उनकी वीडियोस देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप वहाँ से पढ़ के एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रिवाइज़ करने आओगे तो आपको और अच्छा लगे कि यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट छूटे ना। तो मैं उस चीज़ की कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एम्बियोसिस। और एम्बियोसिस जो है वो एक आपका क्या है, प्रोटोजोअन डिसीज़ है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो एम्बियोसिस डिसीज़ है, जो आपका एमोबिक डेनेस्ट्री डिसीज़ है, वो आपका क्या है, प्रोटोजोअन डिसीज़ है, जो कि आपका एंट अमीबा हिस्टोलिका से होती है। ठीक है, ये एक आपका प्रोटोजोअन डिसीज़ है। अब वो प्रोटोजोआ कौन सा है वो आपको याद रखना है, दैट इज़ एंट अमीबा हिस्टोलिका। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ नीट, इन अ बोर्ड, आपको इन अ फॉर्म ऑफ मैचिंग, इन अ फॉर्म ऑफ MCQ, इन अ फॉर्म ऑफ assertion रीज़न और अ 2 मार्क्स और द 5 मार्क्स और द लॉन्ग आंसर, किसी भी तरीके से ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और ये डिसीज़ आपको मलेरिया हो गया, आपको बोर्ड्स में ये 5 नंबर की आती है, और आप अगर वहाँ पे लाइफ साइकिल पूरी की पूरी एक्सप्लेन करके आ रहे हैं यहाँ पे, मुझे नहीं लगता कि आपके कोई मार्क्स कट कर सकता है। तो अगर आप चीज़ों को, बहुत लोग सोच लेते हैं कि बायो को बहुत एज आ रटने जैसा है, बहुत रटना पड़ता है, याद बहुत करना पड़ता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक सब्जेक्ट एक बहुत कॉन्सेप्चुअल है, और साइंस जैसे सब्जेक्ट तो बहुत कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप अपने माइंड में बिठा लेते हो कि हमें कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है, ठीक है, तो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आपको रटना होता है। और बेसिकली मुझे ये लगता है कि अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट है उनको रट रहे हैं, देन आपको उस सब्जेक्ट में कभी इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। जब तक आप उस सब्जेक्ट को समझना स्टार्ट नहीं करोगे, आप कब तक उस चीज़ों को रट सकते हो। एक लिमिटेशन है रटने की। हाँ, रटाफिकेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं बायो में भी हैं, अदर सब्जेक्ट में भी हैं, जिसके लिए कॉन्सेप्ट नहीं है, वो डायरेक्टली आपको याद करने होते हैं। बट सब कुछ नहीं याद करना होता। अगर आपने कॉन्सेप्ट बनाने स्टार्ट कर दिया और आपने छोटी छोटी चीज़ों को समझना स्टार्ट कर दिया, देन बायो से इजी तो मुझे नहीं लगता कोई सब्जेक्ट हो सकता है। क्योंकि आप, और बेसिकली मुझे लगता है कि बायो से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी आपके लिए कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आप बेसिकली अपने बॉडी के बारे में पढ़ रहे हो, आप अपने बारे में पढ़ रहे हो। इससे इंटरेस्टिंग क्या हो सकता है कि आपके बॉडी में क्या चल रहा है, अगर ये डिसीज़ हो रही है तो कैसे हो रही है, ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है। और हमारी बॉडी, जो चीज़ बाहर जो आपकी एक्सटर्नल चल रही है वो तो आप देख ही रहे हो। जब आपको इंटरनली चीज़ें पता हैं तो कितना इंटरेस्ट आएगा कि कैसे चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं हमारे बॉडी में, कैसे चीज़ें हो रही हैं, कैसे बॉडी में हमें एक नॉर्मल से हम होते हैं, हेल्दी से होते हैं, एकदम से हमें डिसीज़ हो जाती है, कैसे हो जाती है, अगर ये डिसीज़ हो गई है तो इससे कैसे क्योर पाना है। ये सिर्फ अगर आप इन सारी चीज़ों के बारे में सीखते हो तो ये आप अपने आप को तो हेल्दी करते ही करते हो, साथ में आप सोसाइटी, आप अपने आसपास के लोगों को भी हेल्दी रखते हो। एंड दैट सोशल वर्क इज़ वेरी गुड फॉर यू। अगर आप सोशल वर्क करना स्टार्ट कर देते हो, इससे अच्छा तो मुझे नहीं लगता कोई कर्मा हो सकता है। सो आप खुद को भी हेल्दी रखिए। बायो जैसे सब्जेक्ट जो है आपको सिर्फ नॉलेज ही नहीं देते, आपको बहुत एक इतनी अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं जो आप अपने के साथ साथ दूसरों को भी अपने नॉलेज से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। So we are going to start this topic, that is एम्बियोसिस एंड अमीबा हिस्टोलिका से आपका ये होता है। एंड दैट डिसीज़ इज़ अ प्रोटोजोअन डिसीज़। ये आपकी प्रोटोजोअन डिसीज़ है जो कि आपके लार्ज इंटेस्टाइन, जो ह्यूमंस में लार्ज इंटेस्टाइन होता है स्टमच में, उसको ये इफ़ेक्ट करती है, कॉज करती है, एंड दैट इज़ कॉल्ड द एम्बियोसिस। एंड देन एम्बियोटिक डेनेस्ट्री। तो सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछता है कि एम्बियोसिस डेनेस्ट्री है क्या, तो सबसे पहले तो ये एक प्रोटोजोअन डिसीज़ है। उस प्रोटोजोअन जो है उसका क्या नाम है, एंट अमीबा हिस्टोलिका। देन आप बोलोगे कि ये जो इफ़ेक्ट है, ये जो कॉज है, वो अपने बॉडी में कहाँ पर इफ़ेक्ट कर रही है, कहाँ पर अटैक कर रही है, दैट इज़ अ लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ योर बॉडी। वहाँ पे आपकी ये अटैक करती है। द सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज़ इंक्लूड द कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल विच एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। ये जो डिसीज़ है आपके स्टमच में हो रही है, आपको अगर ये कैसे, ये डेनेस्ट्री है, ये एम्बियोसिस है, ये आप कैसे पता लगाएंगे। आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, क्रैम्प्स आएंगे, स्टूल्स आएंगे, एक्सेस ऑफ म्यूकस होगा, एंड आपको ब्लड भी आपके
जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसमें आपको ब्लड भी मिल सकता है. सो दैट इज़ एम्बियोसिस डिसीज़. तो सबसे पहले तो एम्बियोसिस डिसीज़ के आपको सिम्टम्स याद रखने हैं क्या हैं, आपको ये पता होना चाहिए. देन ये एक प्रोटोजोअन डिसीज़ है, ये मैंने आपको बताया. देन एंट अमीबा हिस्टोलिका जो है वो प्रोटोजोआ जो है इससे ये कॉज होती है, ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन को इफ़ेक्ट करती है. एंड आफ्टर डैट जो हाउस फ्लाइज हैं एक्ट एज अ मेनाचिकल करियर एंड सम्स टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीसेस और द इन्फेक्टेड पर्सन टू द फूड. तो अब ये एक जाहिर सी बात है, आपको डिसीज़ जो हो रही है वो किसी ना किसी चीज़ से ट्रांसमिट हो रही होगी. तो आपको ये याद रखना है कि जो एम्बियोसिस डिसीज़ है वो किस पे वर्क करती है और कैसे ट्रांसमिट होती है विद द हाउस फ्लाई के थ्रू ये ट्रांसमिट होती है. जो आपका फीसेस है इनके ऊपर जो है वो मक्खियाँ बैठ जाती हैं और उसके बाद अगर आपने खाने को खुला छोड़ दिया है, वाटर आपका खुला हुआ है, आपने गंदे जगह का कहीं का पानी पी लिया है, खाना खा लिया है, तो आपको इन सब तरीके की जो है डिसीज़ होना नॉर्मल है. तो इस वजह से कहते हैं कि जब भी आप खाने को रखो या पानी को रखो तो ढक के रखो, साफ़ पानी पियो, साफ़ खाना खाओ, क्योंकि ये आप कर सकता है. ठीक है. एंड द फूड प्रोडक्ट therefore contaminating them, drinking water and food contamination by the fecal matter are the main source of the infection. सो आपकी एनसीईआरटी भी यही चीज़ कह रही है कि अगर आप गंदा पानी पी लेते हो, आप खाना खुला छोड़ देते हो, उसे खा लेते हो, देन कॉन्टिमिनेटेड बाय द फीशियल मैटर, और ये जो जिनको ये चीज़ हो रखी है और उनके ऊपर हाउस फ्लाई बैठी, देन आपने इस तरीके से खाना खुला छोड़ दिया और वो उस पर आके बैठी, ये सारे मेन सोर्स हैं इस इन्फेक्शन को. आपको इस तरीके से आपको एम्बियोसिस हो सकती है. अगर हम बात करते हैं तो इस पे किस तरीके के क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, बहुत नॉर्मल है. कुछ भी क्या ही अगर एग्जामिनर पूछेगा तो क्या पूछेगा, एम्बियोसिस किस प्रोटोजोआ से हो रही है, एंटमीमा हिस्टोलिका. एम्बियोसिस प्रोटोजोअन डिसीज़ है, वायरस है, बैक्टीरियल है, प्रोटोजोअन है. इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, कॉन्टिमिनेशन, स्टूल्स, म्यूकस, ब्लड क्लॉटिंग एंड ऑल, ये आपके सिम्टम्स हैं. देन अब मेन ट्रांसमिटिंग एजेंट कौन सा है, हाउस फ्लाई है. आपको हो सकता है ऑप्शंस में लिख के दे दें, मॉस्किटो है, इसी तरीके की ट्रांसमिट आपका बटरफ्लाई है, आंट्स हैं, इस तरीके के आपके ऑप्शन. बट अगर आपने लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ रखी है, देन एम्बियोसिस ट्रांसमिट किससे होता है, हाउस फ्लाई से होता है. इसी तरीके से आपका जो इसके ऊपर वाला मैंने टॉपिक आपको पढ़ा रखा है, दैट इज़ अ मलेरिया. मलेरिया जो है वो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से कॉज होता है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मुझे नहीं लगता कि ये टॉपिक कहीं पे भी छोड़ा जाता है, हर जगह पे पूछा जाता है. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. दैट्स वाई सबसे पहले जब मैंने लाइन टू लाइन पैरा एनसीईआरटी आपके लिए स्टार्ट किया, सबसे पहले मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये चैप्टर्स बहुत वेटेज लेके चलते हैं और मुझे लगता है कि इन नीट इससे 2-3 क्वेश्चन तो इससे फॉर्म ही हो जाते हैं. तो अगर आप नीट और बोर्ड्स की बात करें तो बोर्ड्स में तो मुझे नहीं लगता है कि उसके 1-2 उनका तो अपना वेटेज है, और वो आपसे शायद हो सकता है सीधे 5 नंबर का क्वेश्चन मलेरिया की पूरी लाइफ साइकिल ही पूछ लें. हो सकता है वो आपसे सिम्टम्स पूछ लें, एमसीक्यू में भी चीज़ें डाल सकते हैं, सोशल रीजन्स में भी डाल सकते हैं. तो आप अगर लाइन टू लाइन एनसीईआरटी ऐसे ही हमारे साथ पढ़ते रहेंगे और हमारे साथ फॉलो करते रहेंगे तो आप लाइन टू लाइन एनसीईआरटी बार बार रिवाइज कर पाएंगे और आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल होगा. इन अ नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कस द एस्करियासिस डिसीज़ में आपको नेक्स्ट पैरा मीन्स अपना जो 5th डे है लाइन टू लाइन एनसीईआरटी वो मैं आपको डिस्कस करूँगी. देन आपका फाइलियारियासिस, देन आपका रिंगवॉर्म आएगा और रिंगवॉर्म के बाद जो है वो मैं आपको इम्यूनिटी पढ़ाऊँगी. ठीक है, लाइन टू लाइन पैरा आएगा, बट सब कुछ आएगा, बट धीरे धीरे आएगा. अगर आप चीज़ों को धीरे धीरे थोड़ा सा बिल्डअप करना स्टार्ट करेंगे तो अगर चीज़ों को कहते हैं कि अगर धीरे धीरे से करने स्टार्ट कर दिया तो मतलब है कि आपका पिलर बन रहा है, और बेसिकली आपको पिलर ही अच्छे बनाने हैं, बिल्डिंग अपने आप अच्छी बन जाती है. सो थैंक यू सो मच. मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में एंड अपने नए टॉपिक के साथ, दैट इज़ एस्करियासिस. प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ सपोर्ट.